साल 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक आंदोलन शुरू हुआ जो देश के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था। इस आंदोलन की मांग थी लोकपाल बिल पास करवाना। यह आंदोलन शहर से निकलकर गांव-गांव में फैल गया था। मीडिया ने इस आंदोलन का पूरा समर्थन किया था। स्कूलों के बच्चों से लेकर बड़े बड़े अधिकारी इस आंदोलन में शामिल हुए, यहाँ तक कि बहुतों ने तो अपनी नौकरियां भी छोड़ दी। लोकपाल बिल का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आप सबको पता है, लेकिन इस आंदोलन से एक राजनीतिक पार्टी भी निकली जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, जिसकी आज के दिन दिल्ली और पंजाब के अंदर सरकार है। आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर सदस्यता अभियान चला रही है। यह सदस्यता अभियान हरियाणा में भी चल रहा है। हर जगह आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ चर्चाएं होती रहती हैं। उन्हीं चर्चाओं में से दो मुख्य सवाल हैं। क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है? नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल क्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? इन्हीं सवालों से जुड़ी हुई एक किताब जो लिखी है अभिषेक श्रीवास्तव ने। किताब का नाम है आम आदमी के नाम पर भ्रष्टाचार विरोध से राष्ट्रवाद तक का 10 साल का सफरनामा। यह किताब पहले पंजाबी में छपी थी, बाद में हिंदी में छपी है। इस किताब को छापा है अनुज्ञा प्रकाशन ने। 23 चैप्टर किताब के अंदर हैं जो रिपोर्ट और कहानियों के रूप में लिखे गए हैं। किताब की शुरुआत 2 कहानियों से होती है। साल 2000 में जब अरविंद केजरीवाल नौकरी कर रहे थे तो कागजों का एक गट्ठर लेकर आज़ादी बचाओ आंदोलन के कार्यालय पहुंचते हैं। वो कागजों का गट्ठर कंपनियों की उन जानकारियों के बारे में था कि किस तरीके से कुछ कंपनियों ने देश का 3000 करोड़ का टैक्स बचा रखा था जो अभी तक नहीं दिया था। इसके साथ ही दूसरी कहानी है कि अरविंद केजरीवाल ने उस समय अपने कार्यालय में एक अभियान चला रखा था, कृपया न दें। यह अभियान अधिकारियों ने चलाया था, रिश्वत के खिलाफ चलाया था कि हम रिश्वत नहीं लेंगे, इसलिए कृपया रिश्वत ना दें। यह किताब आम आदमी पार्टी के सफर की बजाय अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व पर फोकस करती है। किस तरीके से उनका व्यक्तित्व उभरता है, किस तरीके से उनका मनोविज्ञान विकसित होता है, ऐसी कौन सी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां थी जहां से वो आगे बढ़ते रहते हैं। इस सफर में उनके बहुत सारे साथी पीछे छूट जाते हैं और बहुत सारे नए उनके साथ जुड़ते रहते हैं। ऐसी एक कहानी परिवर्तन संस्था से जुड़ी हुई इस किताब में लिखी हुई है। परिवर्तन संस्था जहां से अरविंद केजरीवाल ने अपना सफर शुरू किया, मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर अगस्त 2002 में इस संस्था को रजिस्टर किया गया था। इस संस्था से बहुत सारे नौजवान जुड़े जो बाद में इस संस्था को छोड़ गए और उनका आरोप था कि काम करते हुए अरविंद केजरीवाल का व्यवहार बहुत बार अफसरशाही और तानाशाही से भरा होता था। जनसत्ता को दिए एक साक्षात्कार में इस पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर तरह की व्यवस्था के लिए लोकतंत्र ही रामबाण है। जब इस पर एक सवाल लेखक अरविंद केजरीवाल से पूछते हैं तो वह बातों को घुमा फिराकर मुख्य सवाल से अलग दिशा में चले जाते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार की राशि से अरविंद केजरीवाल ने पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन शुरू की। इसी के दफ्तर से 2006 से 2010 के बीच भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की नींव रखी गई। इसी से रिलेटेड एक सवाल किताब के अंदर आता है कि मनीष सिसोदिया जिनकी कबीर के नाम से एक संस्था थी, उसके माध्यम से अरविंद केजरीवाल की परिवर्तन संस्था को फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग आती थी। इस फंडिंग से जुड़ा हुआ सवाल जब अरविंद केजरीवाल से किया जाता है तो वो मदर टेरेसा का एक उदाहरण देते हैं और इस फंडिंग को जायज ठहराते हैं। मोहल्ला सभा का जो मॉडल अरविंद केजरीवाल ने बनाया था उस मॉडल का जिक्र किताब में किया गया है। मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट बहुत पुराने समय से भारत में चलता रहा है, लेकिन यह गांव से जुड़ा हुआ था। अरविंद केजरीवाल इस मॉडल को किस तरीके से शहरों में लेकर आते हैं। वो हर वार्ड को कुछ मोहल्लों में बांट लेते हैं, हर मोहल्ले की एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी की हर हफ्ते एक मीटिंग रखते हैं। उन मीटिंगों के अंदर उस मोहल्ले की समस्याओं पर चर्चा होनी होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस वार्ड का पार्षद बीजेपी से है, कांग्रेस से है या किसी अन्य पार्टी से है। मोहल्ला सभा के इस कॉन्सेप्ट को अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र या स्वराज का नाम देते हैं। लेकिन आज के दौर जब यह पार्टी हरियाणा में अलग अलग जगह कैंपेन कर रही है तो ये मोहल्ला सभाओं का कॉन्सेप्ट हमें कितना सुनने को मिलता है ये आप और हम अच्छे से देख सकते हैं और हमें देखना भी चाहिए। इसके बाद एक किस्सा किताब के अंदर दिया गया है जिसमें लिखा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर साहित्य चोरी का आरोप लगा। अरविंद केजरीवाल की एक किताब है जो हर बुक स्टॉल पे हमें दिख जाती है। किताब का नाम है स्वराज। अजयपाल नागर नाम के एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो स्वराज किताब लिखी है वह उनकी किताब भारतीय राज व्यवस्था से
ली गई है। उन्होंने यह किताब मार्च 2012 में अरविंद केजरीवाल को दी थी और उसके कुछ महीने बाद अरविंद केजरीवाल की किताब स्वराज छप कर आई थी। इस किताब का लोकार्पण अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे से करवाया था। इसलिए अजय पाल लागर ने एक पत्र अन्ना हजारे को भी इसके बारे में लिखा था। मनीष सिसोदिया ने एक साक्षात्कार में इसके ऊपर सफाई देते हुए कहा था कि हमने कब कहा कि स्वराज का कॉन्सेप्ट हमारा है। यह कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, यह आइडिया सिर्फ हमारा नहीं है। बस फर्क इतना है कि उन्होंने अपने शब्दों में लिखा होगा और हमने अपने शब्दों में लिखा होगा। इसी तरीके की एक और कहानी किताब के अंदर है। नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन ने लोकपाल बिल का मसौदा तैयार किया था, लेकिन उस मसौदे को अरविंद केजरीवाल ने नहीं माना और उसके 2 दिन बाद अन्ना के पीछे खड़े होकर उसी में थोड़ा बहुत सुधार करके इस तरीके से पेश किया कि जैसे उस मसौदे को अरविंद केजरीवाल ने ही तैयार किया हो। एक और सवाल है जो हमारे दिमाग के अंदर चलता रहता है, वो सवाल है कि किस तरीके से अन्ना को अरविंद केजरीवाल ने ढूंढा। दरअसल अन्ना को हड़ताल पर बैठाने का केजरीवाल या केजरीवाल की टीम का कोई मकसद नहीं था। वो पहले रामदेव के पास गए, रामदेव ने मना कर दिया। उसके बाद वो श्री श्री रविशंकर के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद वो अन्ना के पास पहुंचते हैं और फिर अन्ना को अनशन के लिए मनाया जाता है। पार्टी बनाने से अन्ना ने मना कर दिया था, वह राजनीतिक दल बनाने से सहमत नहीं थे। पार्टी बनाने से ठीक पहले एक मीटिंग में जब वो दिल्ली आए थे तो महात्मा गांधी की स्वराज किताब का एक पन्ना भी अपने साथ लेकर आए थे। उस पन्ने को उन्होंने सबके बीच में बांटा। उस पन्ने के माध्यम से वो समझाना चाहते थे कि राजनीतिक दल बनाने से पहले संगठन खड़ा करना जरूरी है। इसलिए उनकी सलाह थी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की ब्लॉक स्तर तक इकाइयां बनाई जाएं और उसके बाद ही राजनीतिक पार्टी बनाने के बारे में सोचा जाए। लेकिन इस सब के बावजूद अगले दिन अन्ना से राजनीतिक पार्टी की घोषणा करवा दी गई। अन्ना का एक और सुझाव था, उनका कहना था कि सबसे राय ली जाए पार्टी के बारे में। 200 लोगों से पार्टी के बारे में राय ली गई। इन 200 लोगों में से सिर्फ 60 लोग ही इस बात से सहमत थे कि पार्टी बनाई जाए, लेकिन इसके बावजूद पार्टी बनाई गई। साल 2011 में अरविंद केजरीवाल लखनऊ जाते हैं। लखनऊ उस समय संगठन के अंदर जितने भी सदस्य थे उन सब की मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में काफ़ी सारे सवाल अरविंद केजरीवाल से किए गए थे। यह सवाल नीति से जुड़े हुए थे। जैसे उनमें से एक सवाल था कि मान लिया कि बस का कंडक्टर टिकट नहीं देता है और सवारी से पैसे ले लेता है, यह तो वह भ्रष्टाचार जिसके खिलाफ पार्टी या संगठन लड़ेगा। लेकिन अगर सरकार सभी बसों को किसी एक कंपनी को सौंप देती है, यह हुआ नीति का सवाल। इस सवाल के ऊपर केजरीवाल से जब पूछा गया तो केजरीवाल ने मौन धारण कर लिया। इसी प्रकार का एक और सवाल था कि जब छोटा व्यापारी सरकार से लोन लेता है और वह लोन नहीं चुका पाता तो सरकार उसकी संपत्ति की कुर्की कर देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार विदेशी कंपनियों को बुलाती है और उनको अनुदान भी देती है। यह नीति का सवाल है। इस पर केजरीवाल का क्या कहना है जब यह उनसे पूछा गया तो इस सवाल पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल था पीपीपी पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस सवाल पर अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है जब यह सवाल उनसे पूछा गया तो इस सवाल पर भी वह चुप्पी साध गए और उनके साथ कुछ लड़कियां दिल्ली से गई हुई थी जो एनजीओ से जुड़ी हुई थी। उन्होंने उन लड़कियों से कहा कि जल्दी से जल्दी इस मीटिंग को समाप्त किया जाए। एक सवाल संगठन को बनाने को लेकर था, संगठन की स्ट्रक्चर क्या होगी, कितने पदाधिकारी होंगे। इस पर अरविंद केजरीवाल का मानना था कि संगठन की एज सच कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी, सभी नेता होंगे। लेकिन सामने से आंदोलनों का हिस्सा रहे लोगों ने सवाल किया कि अगर कोई नेता नहीं होगा, सभी नेता होंगे, तो हायरार्की क्या होगी, फैसले कौन लेगा और किस हिसाब से संगठन के फैसले लिए जाएंगे। लखनऊ के इन संगठन सदस्यों को जब अरविंद केजरीवाल संतुष्ट नहीं कर पाए तो लखनऊ के इन सदस्यों ने एक जनता घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया और वेबसाइट पे इसको डाला और जनता के बीच में बांटा। जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तक यह बात पहुंची तो वो लखनऊ के इन आंदोलनकारियों पर गुस्सा हुए और उनको गालियां तक दी। एक दिलचस्प किस्सा अरुणा सिंह का किताब के अंदर लिखा हुआ है कि कैसे उनको पार्टी से निकाला गया। संजय सिंह उनके पास फ़ोन करके उनको बताते हैं कि एक आदमी जो पार्टी में पैसे के लेन देन की बात कर रहा है। संजय सिंह अरुणा सिंह को उस आदमी से मिलने की बात कहते हैं ताकि उस आदमी को पकड़ा जा सके। जब अरुणा सिंह उस आदमी के पास जाती है और जो बातचीत होती हैं उस बातचीत को संजय सिंह जी न्यूज़ वालों से रिकॉर्ड करवा लेते हैं और बाद में उस पूरी रिकॉर्डिंग को सहारा समय और जी न्यूज़ बार बार चलाता है और इस बात का बहाना बनाकर अरुणा सिंह को पार्टी से निकाल दिया जाता है।
अरुणा सिंह को निशाना क्यों बनाया गया, इसका एक कारण किताब के अंदर लिखा हुआ है कि अरुणा सिंह जो भी काम करती थी वो पुराने आंदोलनकारियों से सलाह मशवरा लेकर करती थी, और यही बात अरविंद केजरीवाल और उनके बाकी साथियों को अच्छी नहीं लगती थी। अरुणा सिंह का एक इंटरव्यू लेखक लेते हैं जो किताब के अंदर छपा हुआ है। उसमें एक जगह वो कहती हैं कि आम आदमी पार्टी की पूरी प्रक्रिया देखकर धीरे धीरे अरुणा सिंह को चुनावी राजनीति से ही नफरत होने लगी थी। उस समय 2014 के लोकसभा चुनाव चले हुए थे और पार्टी ने जो भी पार्टी की टिकट लेना चाहता था उससे बायोडाटा इकट्ठा करने को कहा था, लेकिन टिकट पार्टी ने पहले से ही तय कर रखी थी किसको देनी और किसको नहीं देनी। बहुत सारी टिकट तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बदले में दी गई। अब वो जो बायोडाटा इकट्ठा करवाया गया था वो इसलिए इकट्ठा करवाया गया था कि जब पार्टी इलेक्शन लड़ रही हो तो उन अलग अलग लोगों के पास अपने मैसेज भेज सके। किताब के अंदर एक चैप्टर है बम्बई का यार उम्मीदवार। इस चैप्टर के अंदर जावेद जाफरी को जिक्र किया गया है। जावेद जाफरी 2014 में लखनऊ से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। अनमोल बताते हैं कि यह टिकट जावेद जाफरी को पैसे के बदले दी गई थी। रातों रात उनका वोटर ID कार्ड बनवाया गया, एड्रेस प्रूफ बनवाया गया और उनको इलेक्शन में खड़ा किया गया। वह कहते हैं कि वह लखनऊ के अंदर राजनीतिक पिकनिक मनाने आए हुए थे, जबकि लखनऊ में उनके अलावा बहुत सारे पुराने आंदोलनकारी थे जिनको टिकट दी जा सकती थी। इस पर टिप्पणी करते हुए अनमोल कहते हैं कि यह बात साबित करती है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अरविंद एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी है। डॉक्टर चंद्रा का जिक्र किताब के अंदर किया गया है। डॉक्टर चंद्रा बताते हैं कि पहले संगठन ने यह तय किया था कि संगठन कोई विज्ञापन नहीं देगा, लेकिन आजकल पार्टी कितने विज्ञापन देती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके अलावा यह भी तय किया गया था कि पार्टी अपने चंदे का सारा ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर डालेगी, लेकिन 2016 के बाद से पार्टी की वेबसाइट पर चंदे का कोई ब्यौरा नहीं डाला गया है। वेबसाइट से फंडिंग की जानकारी हटा लेने से डॉक्टर मुनीश रायजादा बहुत नाराज हुए। उन्होंने पार्टी को चंदा चोर का खिताब दिया और चंदा बंद सत्याग्रह भी चलाया, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि पार्टी को चंदा नहीं दिया जाए। उन्होंने इसका तर्क भी दिया। उन्होंने बताया कि जब पार्टी बनाई तो 100% पारदर्शिता की बात हुई थी, जो कि बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, और पार्टी ने तय किया था कि हर साल पार्टी की फंडिंग की बैलेंस शीट तैयार की जाएगी और जनता को दिखाई जाएगी। ऐसा भी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इसकी शिकायत के तौर पर अन्ना हजारे को एक पत्र भी लिखा था और अरविंद केजरीवाल को भी लिखा था। एक किस्सा डॉक्टर लेनिन का भी है जिनका इंटरव्यू लेखक ने लिया है। डॉक्टर लेनिन कहते हैं कि पार्टी के अंदर नैतिकता नहीं बची हुई है। जिसने वाड्रा को क्लीन चिट दी उसी युद्धवीर को पार्टी ने लोकसभा की टिकट दी। डॉक्टर लेनिन कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर हिटलर है तो अरविंद केजरीवाल मुसोलिनी है। किताब में दो शख्सियतों का जिक्र है, एक मैत्री पुष्पा और एक इंदु प्रकाश। ये वो दो शख्सियत हैं जो अरविंद केजरीवाल से एक बार जुड़े और आज तक जुड़े हुए हैं। मैत्री पुष्पा बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं जिनको अरविंद केजरीवाल ने हिंदी अकादमी की प्रमुख बनाया था, जिनकी पूरी कहानी किताब के अंदर दी गई है। और इंदु प्रकाश दिल्ली के अंदर बहुत चर्चित नाम है जो रैन बसेरे बनाने के लिए काम करते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब 2014 के बाद 2015 में दोबारा आए तो उन्होंने रैन बसेरों की संख्या 2000 तक पहुंचा दी थी, लेकिन उसके बाद LG ने उनको काम नहीं करने दिया और फाइलें अटकाए रखी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक नारा लगा था, मोदी फॉर PM, केजरीवाल फॉर CM। इसी तरीके के और बहुत सारे किस्से इस किताब के अंदर हैं जिनको पढ़कर हम अरविंद केजरीवाल के मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। यह किताब हरियाणा वासियों के लिए इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि दिल्ली और पंजाब के बाद हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की उम्मीद में बैठी है, और इसलिए आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और किताब के साथ। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जुड़े रहे गांव सवेरा के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।